तेरा गाना हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का जीके जीएस सीए बाय विशाल सौ रुपए। जैसा कि जानते हो, डेली मॉर्निंग में सुबह 5 बजे आप सभी लोग मेरे साथ डेली करंट अफेयर की क्लास को कवर करते हो। डेली शाम को आप सभी लोग मेरे साथ स्टैटिक जीके की क्लास को कवर करते हो। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑन टाइम पर आपकी अपनी क्लास में। एक खुशखबरी आप सभी को देनी थी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो एसएससी फेज 12 यानी कि मैंने आपसे वादा किया था कि एसएससी में अब की बार आग लगा देनी है ऊपर से नीचे तक। एसएससी से पहले जितने एग्जामिनेशंस थे उनमें बिना कहीं आग लग गई, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है। स्क्रीनशॉट से हम लोग बराबर दोस्तों करते चले आ रहे हैं। झारखंड एसएससी सीजल का पेपर बेचारा लीक हो गया। जिन्होंने लीक करवाया है उनके ऊपर मुझे शर्म आती है। तुच्छ ऐसे प्राणी होते हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसीज पे आग लगा दी। काश 2-4 दिन मेरे साथ रेगुलर रह लेते तो एग्जाम लीक भी नहीं होता और नौकरी भी सबकी दोस्तों लग जाती। उसके बाद हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, 24 घंटे से लापता हो गए हैं। बहुत ही अजीब सुर्खियां हैं। दूसरी बात दोस्तों, हाल ही में आईसीसी ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि अब मैच शुरू होने से पहले टॉस दोस्तों जो होता है, सिक्का जो होता है वो नहीं उछाला जाएगा, नीतीश कुमार जी को उठाया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी बहुत ज्यादा अलट पलट होते हैं, है ना, जैसा कि आपको पता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में, करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। और एक खुशखबरी अपने लिए है, वो ये है अपने चैनल का हम लोग नाम और दोस्तों ये जो लोगो है, दोनों चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी बहुत जल्द। 2 से 3 दिन में हम लोग एक नए अवतार के साथ आपको मिलने वाले हैं, एक बहुत बेहतरीन नाम के साथ। सब कुछ दोस्तों कंफर्म हो चुका है। आज बहुत मेरे लिए खुशी का दिन है, आप सभी के लिए दिन है, क्योंकि आप सभी का ये परिवार फैमिली है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को दिल लगाकर। और अब की बार मतलब कोशिश कर लो, अब की बार आर और पार का जो कार्यक्रम है उसको कवर कर लो। मैं आपके लिए ऑल सब्जेक्ट की मैंने मैराथन ऑलरेडी डिजाइन कर दी है। हिस्ट्री पॉलिटी इन सबकी मैराथन, सबकी प्रैक्टिस सेशन, कैसे क्यों क्या कैसे होगा, सब कुछ आपके सामने होगा। बस रेगुलरिटी बना के रखना। आप मुझे रेगुलरिटी दोगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट विद सिलेक्शन दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का जो सेशन है दोस्तों, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताने वाला हूं आपको, वो ये इस सेशन में टॉप 100 क्वेश्चन वो है जो अब तक याद रखना एसएससी फेस और एएलपी आरपीएफ और यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा चुके हैं लाइका रिवीजन के तौर पर। ये सेशन आप लोग मेरे साथ कवर करने वाले हो। इसकी वजह ये थी, आज मैंने पूरा दिन जो है थोड़े अपने पर्सनल काम में लगा लिया था इस चैनल के लिए, इसलिए दोस्तों ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कोई दिक्कत परेशानी, ज्ञानेंद्र भैया सर नेटवर्क इशू रहता है मेरे भाई, कुछ करो इन चीजों का, कुछ परमानेंट इलाज करो। ये चीजें मतलब लाइक नेगेटिव इंपैक्ट थोड़ा डालती हैं, इन चीजों को इग्नोर करो, है ना, और एक फैसला लो सही ढंग से कि आपको ओरिजिनली में करना क्या है। तो इन चीजों पर थोड़ा करो, और मेरी क्या हेल्प हो सकती है आप वो मुझे बता सकते हो इस चीज में, ठीक है। जी सर जी, मजा आएगा आज, आज नहीं हमेशा मजा आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और डेट याद रखना दोस्तों, 5, 6 और 7 तारीख को फेज 12 का एग्जाम है। ये बात आती है दोस्तों आपके मई के महीने की। आपके पास कुल मिलाकर 90 दिन दोस्तों बाकी है, ध्यान रखना। और 90 डेज ओपन चैलेंज मैं इस यूट्यूब पर स्टार्ट कर रहा हूं सिलेक्शन के लिए। वो वाला नहीं कि मैं रोज उठता हूं 90 दिन, मैं रोज ये खाता हूं 90 दिन, मैं बॉडी बनाता हूं 90 दिन, नहीं। 90 दिन अपनी जिंदगी को एक अच्छे मंजर पर पहुंचाने के लिए है। तो दोस्तों नृत्य से संबंधित विधाओं में प्रशिक्षण देने के लिए कलाश्रम नामक संस्थान की स्थापना एक ऐसे व्यक्ति ने की थी। कलाश्रम की जब स्थापना की गई थी, इसका एकमात्र उद्देश्य था, अगर बात करें सर कलाश्रम की जो स्थापना की गई थी, इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि विभिन्न प्रकार के वो लोग जो नृत्य एवं दोस्तों संबंधित विधाओं से संबंधित हैं उनको प्रशिक्षण देना इसका एकमात्र उद्देश्य था। इसकी स्थापना किसने की थी? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सितारा देवी ने की थी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लच्छू महाराज ने की थी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन शंभू महाराज ने,
पंडित बिरजू महाराज के द्वारा। दिए गए क्वेश्चन का आंसर पंडित बिरजू महाराज। देखो जैसा कि आपको दोस्तों पता है सभी लोगों ने आंसर सही दिया है, अपडेट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज इज द करेक्ट आंसर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंडित जो बिरजू महाराज है इनका ओरिजिनल नाम क्या है? इनको ब्रजमोहन, इनको हम लोग दोस्तों किस नाम से जानते हैं? इनको ब्रजमोहन मिश्रा के नाम से। इस व्यक्ति को हम लोग दोस्तों याद रखना ब्रजमोहन मिश्रा के नाम से जानते हैं। इनका संबंध दोस्तों किस राज्य से है? ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनका संबंध किस नृत्य से था? इनका संबंध याद रखना आप लोग कथक से था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया है। 83 वर्ष की उम्र में, यूपी स्पेशल याद रखना एएलपी वगैरह सबके लिए, 83 वर्ष में इनका निधन हो गया है। इतनी बात आपको सबको दोस्तों समझ में आ गई, ठीक है। इन्होंने कलाश्रम की स्थापना कहाँ की थी? इन्होंने कलाश्रम की स्थापना भी याद रखना आपके उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर इन्होंने दोस्तों स्थापना कर दी थी। दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये भारत के वो व्यक्ति हैं, इनको 1986 में, ये वो व्यक्ति हैं जिसको 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार, इनको याद रखना 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार, इनको 187 में दोस्तों कालिदास सम्मान, कौन सा सम्मान याद रखना दोस्तों? इनको 87 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। इनको 2002 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? लता मंगेशकर अवार्ड। इनको 2002 में लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये तीनों नाम याद रखना, भौकाली नाम आपके दोस्तों सामने है, ये बात आपकी यहां पर कवर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, धनगर नृत्य नवरात्रि के दौरान किस राज्य में सेफर्ड समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सेफर्ड समुदाय हमारे भारत के किस राज्य में बिलोंग करता है। दूसरी बात, सेफर्ड समुदाय नवरात्रि की बात करें, 9 दिन की बात करें और साथ में उस नृत्य का नाम क्या है? तो नृत्य का नाम है दोस्तों याद रखना धनगर, एक प्रकार का डांस है। धनगर एक प्रकार का डांस है। निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा? तो आपको पता चल गया सेफर्ड समुदाय के द्वारा। पहला क्वेश्चन तो कवर हो गया कि सेफर्ड समुदाय के द्वारा। दूसरा है, ये भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट दोस्तों किया जाता है? आंसर गोवा राय आकांक्षा त्रिपाठी जी, बहुत बढ़िया। और किसका आंसर दिया था? राजदा मिनिस्ट्री का आंसर आया था, ठीक है। गोवा इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखोगे दोस्तों, ये आपके गोवा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ये धनगर नृत्य क्या है? ये गोवा से रिलेटेड नृत्य दोस्तों शैली है। ये एक प्रकार की गोवा के अंदर नृत्य शैली है जो सेफर्ड समुदाय के द्वारा की जाती है। सेफर्ड जनजाति वो है जो, याद रखना दोस्तों, जो गोवा में विभिन्न प्रकार के बीच हैं, बीच के पास इनको दोस्तों निवास स्थान रहते हैं जंगलों में। इस प्रकार से सेफर्ड समुदाय दोस्तों आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये बन जाता है। और इसमें कुछ है नहीं है। जब दोस्तों याद रखना कौन कौन इसको करता है, इसको वुमन और मैन, इसको वुमन और मैन दोनों के द्वारा दोस्तों कवर किया जाता है। इसमें किस पोशाक का प्रयोग करते हैं? इसमें सफेद पोशाक का प्रयोग, इसमें याद रखना सफेद पोशाक का प्रयोग किया जाता है जब इसको कवर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सर जी कर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य की एक नृत्य शैली है? इसका नाम है दोस्तों कर्मा। तो बताइए कर्मा जो एक प्रकार की नृत्य शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य से रिलेटेड है? झारखंड से है, राजस्थान से है, गुजरात से है, या फिर दोस्तों आपके महाराष्ट्र राज्य से है? आपके सामने एक नृत्य शैली जिसको आप लोग कर्मा के नाम से जानते हो, तो कर्मा का संबंध निम्नलिखित में से दोस्तों किस राज्य से बन जाएगा? सर जी यूपी जी के स्पेशल भी करा दीजिए एक दिन। यूपी जी के जैसे स्पेशल को मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं। नाम क्या है आपका? स्टडी बॉय अलोन जी, स्टडी बॉय अलोन जी। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, और जो मैं कहने वाला हूं, ऑल यूट्यूब चैलेंज मेरा, एग्जाम से पहले इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेता, मैं ले रहा हूं। मैं ये कहने वाला हूं आपसे कि आपके एग्जाम में चाहे आप लोग यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दो या आप लोग दोस्तों यूपी रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम दो, इन दोनों में जो आप स्टैटिक जीके यूपी स्पेशल कह रहे हो वो सारे के सारे क्वेश्चंस यूपी करंट अपडेट से रिलेटेड होंगे। सब करंट अफेयर में अगर आप रेगुलर रहे हो तो इतने नंबर आ जाएंगे जो हाईएस्ट मेरिट आप लोग बना के बैठोगे अगर आप रेगुलर रहे हो। लेकिन जिन स्टूडेंट ने यूपी जीके स्पेशल पढ़ रखा है कि यूपी जीके पढ़ो, कुल मिलाकर कुछ मत पढ़ो, उनका दोस्तों कुछ नहीं होने वाला, उनका कुछ नहीं होने वाला। क्यों? तो इसमें अगर अपडेट है तो सही है, अगर अपडेट नहीं है इसका कुछ नहीं होने वाला। प्लीज इन बातों को नॉर्मली मत लेना,
फोकस कर रहा, क्योंकि अभी भी यूपी के लिए टाइम है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अपडेट रहिए। तो आगे बढ़िए दोस्तों, और ये क्लास ऑल एग्जामिनेशंस के लिए अपडेटेड है। पहला क्वेश्चन ये उत्तर प्रदेश से था, ठीक है, फीलिंग्स को समझिए। कर्मा, और रही बात कराने की तो करा दूंगा, बात खत्म। लेकिन कर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कर्मा का संबंध दोस्तों किस राज्य से है? याद रखना, कर्मा का संबंध आपके झारखंड से हो जाएगा। कर्मा याद रखना, और याद रखना सरना धर्म की मांग, किस धर्म की मांग? याद रखना दोस्तों, शर्मा धर्म। एक अलग मांग हो रही है, एक अलग मांग हो रही है कि दोस्तों जो जनगणना होने वाली है, जो जनगणना होने वाली है, उस जनगणना के अंदर भारत का एक नया समुदाय ऐड किया जाए जिसका नाम होगा सरना। ये सरना धर्म से बिलोंग करते हैं, इन्होंने एक नया धर्म बना लिया, इसके लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। किस राज्य के अंदर? आंसर होगा सरना का संबंध दोस्तों आपके कर्मा, कर्मा का अंदर जो आपका है, जो आपके झारखंड से है, सेम एज धरना, धरना भी आपको दोस्तों यहां से याद रखना है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं यहां पर इंपॉर्टेंट, जो कर्मा डांस है, जो कर्मा डांस है, इसको कर्मा नाचिस के नाम से जाना जाता है, इसको कर्मा नाचिस के नाम से जाना जाता है। ये भारत के राज्य झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ में, झारखंड के साथ साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के साथ साथ दोस्तों बिहार में, बिहार के साथ साथ आपके उड़ीसा में, ये दोस्तों जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। आधिकारिक तौर पर इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ झारखंड से है, बाकी इन अलग स्थितियों में भी इसको दोस्तों बनाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं आपसे पूछ दूं, झारखंड जो राज्य है, इसकी राजधानी को आप लोग किस नाम से जानते हो? झारखंड की राजधानी को हम लोग दोस्तों रांची के नाम से जानते हो, सेम एज पाकिस्तान में कराची। अगर कह दिया जाए राजस्थान की दोस्तों उप राजधानी का नाम क्या है? सॉरी, राजस्थान की नहीं, झारखंड की उप राजधानी का नाम क्या है? तो आप लोग आंसर क्या दोगे? किसी को पता है तो एक बार कमेंट करके बताइए। झारखंड भारत का वो राज्य है जिसको याद रखना, बिहार पुनर्गठन पर लेकर भारत का 28वां राज्य दोस्तों इसको घोषित किया गया था। ये भारत का 28वां राज्य घोषित कब हुआ था? बिहार पुनर्गठन वर्ष 2000 में भारत का 28वां राज्य दोस्तों बनके तैयार हुआ था, जिसको आप लोग झारखंड के रूप में जानते हो। ये हमारे भारत के अंदर हेमंत सोरेन इसके मुख्यमंत्री हैं। इस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन दोस्तों याद रखना, इस राज्य के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री का नाम बन जाता है। उप राजधानी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दुमका के नाम से। इसकी उप राजधानी याद रखना दोस्तों दुमका हो जाएगी। राजस्थान मेरे मुंह से गलती से निकल गया, ठीक है, यहां याद रखना झारखंड की राजधानी रांची है, इसकी उप राजधानी को हम लोग दुमका के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धू घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था? इन शहरों में आपसे पूछा गया है, इन शहरों में ऐसा कौन सा शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, वो भी प्रमुख बंदरगाह था? कालीबंगा है, लोथल है, राखीगढ़ी है, या फिर आपका धौलावीरा है? कहां पर दोस्तों है? और जो आंसर होगा, जो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर होगा, उसमें याद रखना हाल ही में वर्ष 2022 और 23 के बजट में, 22 और 23 के बजट में यहां पर 3500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रख दी गई है। इसके अतिरिक्त यहां पर दोस्तों 4 पार्कों का शुभारंभ किया जाएगा, 4 पार्कों का शुभारंभ किया जाएगा। 4 पार्कों में दोस्तों याद रखना एक पार्क होगा, मतलब कुल मिला के 4 थीम पार्क यहाँ पर अवेलेबल कराए जाएंगे। एक मेमोरियल पार्क होगा, एक यहाँ पर याद रखना एक नेवी का थीम पार्क होगा, एक यहाँ पर क्लाइमेट पार्क होगा, और एक यहाँ पर इंटरटेनमेंट पार्क होगा। वो नागिन डांस होता है ना भाई साहब, पोंपो वाला, खूब बजाओ और यहाँ पर नाचो। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लोथल। बी इज द करेक्ट आंसर, लोथल इज द करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ये आप लोग याद रखोगे। इतनी बात आप सभी को दोस्तों समझ में आई? ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, लोथल जो है दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह भी है। लोथल जो है दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह है, ये भी बात आप लोग याद रखना। दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह, उसको हम लोग दोस्तों लोथल के रूप में जानते हैं।
इसकी उपस्थिति कहां पे है? इसकी उपस्थिति याद रखना दोस्तों, इसकी उपस्थिति किस स्थान पर है? इसकी उपस्थिति सौराष्ट्र प्रायद्वीप पर, इसकी उपस्थिति सौराष्ट्र प्रायद्वीप पर है। ये किस नदी के पास में स्थित है? याद रखना दोस्तों, आपके साबरमती, ये आपके साबरमती रिवर के पास स्थित है। यह आपके साबरमती रिवर के पास दोस्तों स्थित है। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध ऑलरेडी आपको पता चल चुका गुजरात से। तो ये पूरी कहानी जो है वो दोस्तों याद रखना आपके गुजरात से संबंधित है। हो गया कवर। भारत का पहला मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स कहां पर बन रहा है? भारत का पहला मैरीटाइम जो कॉम्प्लेक्स है वो भी मेरे दोस्तों आप लोग याद रखोगे, ये भी आपके गुजरात के लोथल में इसको बनाया जा रहा है। किसकी सहायता से? तो याद रखोगे आप लोग दोस्तों, पुर्तगाल की सहायता से इसको बनाया जा रहा है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे, ये आपका सामने डाटा पूरा। और कल भी मैंने आपको पढ़ाया था भारत के अंदर 4 प्रमुख बंदरगाह याद रखना। मैंने आपको भारत के ईस्ट और वेस्ट, साउथ, नॉर्थ की बात करें तो सिर्फ इन तरफ आपको, इस तरफ आपको भारत के क्या देखने के लिए मिलता है? तो आपको पता होगा बंदरगाह देखने के लिए मिलता है। भारत के इस तरफ के बंदरगाह और भारत के इस तरफ के बंदरगाह मैंने आपको दोनों अलग से कवर कराए हैं। महत्वपूर्ण बंदरगाह पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, एसीआईओ में आपको दिखा चुका हूं। दूसरी बात, भारत के 4 इंपॉर्टेंट बंदरगाह जो आपको कभी नहीं भूल रहे हैं, इसमें से एक का नाम मैंगलोर है, एक का नाम दोस्तों याद रखना विशाखापट्टनम है, एक का नाम याद रखना चेन्नई है और एक का नाम तूतीकोरिन है। ये भारत के 4 कृत्रिम बंदरगाह जिनको आर्टिफिशियल बंदरगाह के नाम से भी इंग्लिश में जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? चलिए भैया, किसके द्वारा लिखित रजत रंगनी ग्रंथ में कश्मीर के राजाओं का विस्तृत में दोस्तों वर्णन किया गया है? रजत रंगनी जो ग्रंथ था वो किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत बार मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। स्नेहा द्विवेदी जी गुड इवनिंग। कांडला दीनदयाल, ठीक है, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कल के दिन। रानी मिश्रा जी, ठीक है। विक्की शर्मा जी, ओके। स्टडी बॉय भैया, ओके, ठीक है। विक्रमजीत कल्लड़ के द्वारा, ठीक है, टॉप पे आंसर आया है कल्लड़ जी का। नंबर 2 पे राजन MST जी और नंबर 3 पे हमारी आकांक्षा त्रिपाठी जी हैं। तो कल्लड़ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भैया ये जो आपके सामने रजतंगनी ग्रंथ है, इसको निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? कल्लड़ ने दोस्तों इसको लिखा था। और इसमें किस चीज का आपको विस्तृत वर्णन मिलता है? इसमें कश्मीर के राजाओं का विस्तृत वर्णन आपको दोस्तों देखने के लिए मिल जाता है। इसको लिखा कब गया था? इसको याद रखना आपकी 12वीं शताब्दी के दौरान, इसको 12वीं शताब्दी के दौरान दोस्तों लिखा गया था। अगर हम लोग बात करें कि सर जी कल्लड़ का इनसे क्या संबंध है, अगर बाई चांस आपके पेपर में कल्लड़ की बात पूछ दी जाए तो कल्लड़ याद रखना 1150 ईस्वी की यह बात है, तक के क्षेत्र में कश्मीर का एक राजा हुआ करता था। ठीक है, कश्मीर का दोस्तों एक राजा हुआ करता था। उस राजा का नाम था महाराज हर्षदेव। उस राजा का नाम हुआ करता था महाराजा हर्षदेव। महाराज हर्षदेव जो है, इनका कार्यकाल 1616, इनका कार्यकाल 1068 से स्टार्ट होकर 1101 तक जाता है। और कल्लड़ कहां तक जाते हैं? 1150 तक। तो 1068 से 1101 के मध्य में इस हर्षदेव के दोस्तों याद रखना महापंथिक चंपक के पुत्र थे। ये महापंथिक चंपक के पुत्र थे, चंपक के पुत्र थे, जिनको आप लोग दोस्तों किस नाम से? कल्लड़ के नाम से जानते हो। इस प्रकार से आपका पूरा डाटा हो जाएगा। अगर कश्मीर के अंतिम राजा की हम लोग बात कर दें, अगर आपके पेपर में यह पूछ दिया जाए कि कश्मीर के अंतिम राजा का नाम क्या था, तो राजा जयसिंह का आप लोग नाम याद रखोगे। जयसिंह कश्मीर का दोस्तों अंतिम राजा था। इसका कार्यकाल 1127 से स्टार्ट होकर 1154 तक जाता है और फिर ये दोस्तों कुल मिलाकर निपट जाता है। दूसरी बात है रजतंगड़ी जो है, जो रजतंगड़ी है, इसमें दोस्तों किसका इतिहास कल्लड़ के द्वारा विस्तृत किया जाता है? इसमें दोस्तों याद रखना कल्लड़ के द्वारा जयसिंह का इतिहास दोस्तों इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। जयसिंह तक का इतिहास इस रजतंगड़ी में जयसिंह तक के कार्यकाल का इतिहास आपको कल्लड़ के द्वारा इसमें विस्तृत किया गया है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे कि हमारा जो कश्मीर है,
कश्मीर में पहला हिंदू शासक कौन था? कश्मीर के अंदर पहला हिंदू शासक जो था उसका नाम क्या था? तो उनका नाम दोस्तों हरि सिंह था। याद है सबको, जिनके साथ हमारे भारत ने डील की थी। हरि सिंह दोस्तों वो थे जो पहले हिंदू शासक कहाँ के थे दोस्तों? आपके कश्मीर के थे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों आपको मैं बता दूं, 1840 से लेकर और 1947 तक, जब तक हमारा भारत आजाद नहीं हो गया, तब तक जम्मू कश्मीर पर किसका शासन दोस्तों रहा था? तो जम्मू कश्मीर पर याद रखना डोगरा वंश का शासन रहा था। किस वंश का शासन रहा था? डोगरा वंश का शासन रहा था आपके जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर। यह भी आप लोग याद रखोगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? ऑलरेडी आप लोग ये क्वेश्चन मेरे साथ कवर कर चुके हो। सामवेद का संबंध विज्ञान से, ये दोस्तों आपका गलत संबंध है, याद रखना। सामवेद का जो संबंध है, कुल मिलाकर कह सकते हो आप लोग, सामवेद का जो संबंध दोस्तों निम्नलिखित में से किससे है? तो गायन पद्धति। सामवेद में आपको गायन पद्धति जैसी चीजें दोस्तों देखने के लिए मिलती हैं। अगला है आपके सामने अर्थशास्त्र। एक बात और लिख लो, यजुर्वेद में बात की जाए यज्ञ सूत्रों का ज्ञान सही है, अथर्ववेद में जादुई सूत्रों का ज्ञान है, ऋग्वेद में श्रुति के भजनों का ज्ञान है, और सामवेद में दोस्तों क्या मिलता है आपको? सामवेद में गायन पद्धति आपको मिलती है। नागिन डांस कहां मिलेगा? सामवेद के अंदर। अर्थशास्त्र शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। किस भाषा में दोस्तों इसको लिखा गया था? किस भाषा में इसको लिखा गया था? अर्थशास्त्र को लिखा किसने था आपको पता है? अर्थशास्त्र जो है किसके द्वारा दोस्तों लिखा गया था? तो मैं आपको बताऊं, अर्थशास्त्र में आपको शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों। इसको किसके द्वारा लिखा गया था? जिसको आप लोग कौटिल्य के नाम से जानते हो, जिनको आप लोग दोस्तों कौटिल्य के नाम से जानते हो। इस कौटिल्य का दोस्तों अगला नाम क्या है? इस कौटिल्य को ही आप लोग चाणक्य के रूप में जानते हो। अगर आपके बात पेपर में यह कहा जाए चाणक्य को और किस नाम से? चाणक्य याद रखना उन लोग विष्णु गुप्त की उपाधि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? गुप्त वंश में विष्णु जी का काम किया, तो इस हिसाब से इनको विष्णु गुप्त के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लेखक हैं। इन्होंने इसको दोस्तों किस भाषा में लिखा था? तो अर्थशास्त्र को याद रखना संस्कृत में लिखा था। अगर आपके पेपर में कहा जाए कि अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा क्या है? अर्थशास्त्र में संपूर्ण मौर्य वंश का शासन है। इस अर्थशास्त्र के अंदर संपूर्ण जो दोस्तों आपका मौर्य शासन है, इसके बारे में विभिन्न प्रकार से विदित करके विवरण दोस्तों आपको अंदर, जिसको कौटिल्य शाप के द्वारा दोस्तों लिखा गया था। कौटिल्य शाप वो है जिन्होंने याद रखना दोस्तों सप्तांग का सिद्धांत दिया था। का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? सप्तांग का जो सिद्धांत है दोस्तों याद रखना था। और याद रख सकते हो दोस्तों आपके संरक्षक थे। क्या थे? और आपके संरक्षक थे। ये बात आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे अगर एक सीजीएल इंस्पेक्टर बच्चा सिलेक्ट हो जाता है, वो श्रेय किसको देता है कि आज मैं जो कुछ हूं मैं इस व्यक्ति की वजह से हूं, ये मेरे जिंदगी के चाणक्य हैं। चाणक्य का मतलब अगर रियलिटी में सोचा जाए कि आपकी जिंदगी में हजारों लोग हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जो आपके छोटी मोटी चीजों को बहुत नॉर्मल तरीके से निपटा दे, आपको एक योग्य इंसान महसूस कराए कि आपकी योग्यता क्या है, आप कितना आगे जा सकते हो, ये भी आपको महसूस कराए, आपके अंदर सच में कितनी पावर है ये आपको महसूस कराए, और उस पावर को इंप्लीमेंट करके आपको एक अच्छा राजा, अच्छा शासक कार्य या अच्छा व्यक्ति या इंसान बनाने की कोशिश करे। ऐसा चाणक्य होना चाहिए। और इंसान की जिंदगी में एक चाणक्य दोस्तों होना चाहिए, हर इंसान की जिंदगी में। जिस इंसान के पास सच में एक अच्छा चाणक्य होता है, वो इंसान कभी भी टूटता नहीं, कभी भी नाखुश नहीं होता, हमेशा इंसान वो दोस्तों बढ़ता चला जाता है। इसीलिए याद रखना, ट्रस्ट किसी पे मत करो, लेकिन जिस दिन चाणक्य मिल जाए यू कैन। बस चाणक्य की जरूरत दोस्तों होती है। सच में मेरे पास भी है अपना चाणक्य, ठीक है। चाणक्य बहुत जरूरी चीज है। सर बफरिंग हो रही है, अच्छा यहां से ऑल क्लियर है सर? ऑल क्लियर हो गया? हो गया,
वैसे मम्मी से बड़ा कोई चाणक्य नहीं होता। जीरो भैया जी, आप जो कह रहे हो वो अलग है, मैं जो कह रहा हूं वो अलग है। ठीक है, चाणक्य का मतलब माँ बाप से बहुत दूर है। मम्मी पापा और चाणक्य की सोच बहुत दूर दूर तक है। प्लीज इस बात को थोड़ा समझो। मैं युद्ध की उपस्थिति उत्पन्न कर रहा हूं, आप कहां पर पड़े हुए हो। एक बार सभी लोग मिलकर सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ये तीनों चीजें हैं। और अब कम से कम, ठीक है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जितने लोग क्लास में हैं, अब सपोर्ट की जरूरत है। कम से कम कोई इतना इंसान कर रहा है तो उसको सपोर्ट तो बनता है। तो चीजों को रिदम से चालू करो और थोड़ा सपोर्ट की भी वो करो। ये आपके सामने दोस्तों संस्कृत का आंकड़ा हो गया, ये आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है भैया, हो गई सारी की सारी चीजें। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। शुतुरमुर्ग की अगर हम लोग बात करते हैं, शुतुरमुर्ग की, ऑस्ट्रिच की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रिच हमारे भारत में या फिर दोस्तों पाए कब गए थे इस दुनिया में। ये बात है निम्नलिखित में से किस काल की, पुरापाषाण काल की, नवपाषाण काल की, महापाषाण काल की, या फिर महापाषाण काल की, या फिर दोस्तों आपके महापाषाण काल, मपाषाण काल और महापाषाण काल। सेम है, हटा दो इसको। क्वेश्चन का आंसर याद रखना दोस्तों, पुरापाषाण काल। यह बात दोस्तों कब पता चली, हाल ही में करंट अफेयर का डाटा याद रखना दोस्तों, ये न्यूज है। न्यूज ये है, महाराष्ट्र में हाल ही में दोस्तों खुदाई के दौरान पता चलता है। हम लोग जब महाराष्ट्र राज्य की बात करते हैं, साउथ में जब हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, तो वैसे साउथ की ओर है, ये साउथ का हिस्सा महाराष्ट्र नहीं है। जब हम लोग दोस्तों हमले महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में हाल ही में दोस्तों जो शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं, विश्व में सबसे बड़े अंडे शुतुरमुर्ग के होते हैं। तो जो अंडे होते हैं, अंडे के दोस्तों छिलके पाए गए, और जब इन छिलकों को लैब में ले जाकर इनकी खोज की गई तो पता चलता है कि जो ऑस्ट्रिच या फिर शुतुरमुर्ग जो थे हमारे भारत में, ये दुनिया में पुरापाषाण काल से दोस्तों संबंधित है। लगभग याद रखना 10,000, लगभग 10,000 ईसा पूर्व, लगभग 10,000 ईसा पूर्व, या 25 लाख, या फिर 25 लाख ईसा पूर्व। ये दोनों करेक्ट आंसर है, सही तौर पर जो बताए जाते हैं। अलग अलग बुक्स में डाटा है ये, क्योंकि आपको पता है इतिहास का जब वर्गीकरण किया जाता है, इतिहास को जब हम लोग दोस्तों 3 प्रकार से बांटते हैं, तो जो पहला इतिहास आपका आता है उसमें जितनी भी बातें हैं कुछ अभिलेखों के आधार पर है, मतलब कुछ ना कुछ सबका एक अलग अलग सिस्टम है। नॉट कंफर्म, कंफर्म कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस पर फोकस करना जो मैंने कहा है आपसे, इसीलिए इतिहास इतिहास है। अगला, ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती जिसका नाम इमाम गांव था, इसका संबंध दोस्तों कहां से है। इमाम गांव का संबंध निम्नलिखित में से दोस्तों कहां से है। ये ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी, इमाम गांव इसका नाम है, बताइए। ठीक है, आवाज कम आ रहा है, ठीक है, ओके। स्मॉलेस्ट सेट इन द यूनिवर्स, आवाज कम आ रही है। जिसको आवाज कम लग रही हो वो एक बार सेशन को या तो रिफ्रेश करे या अपनी वॉल्यूम को फुल कर ले। ठीक है, वॉल्यूम को फुल कर लो, आवाज सही आ जाएगी। ठीक है भैया, यहां पर मैं और कहीं इस माइक को लगा भी नहीं सकता यार, दिक्कत ये है, और ऐसे ही सही नहीं लगता लगाना। यहाँ पे लगाना सही नहीं लगता ना यार, अभी काम चलाओ। वैसे सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो आगे। ठीक है, इतना डन हो गया सबको। चलिए, क्वेश्चन है दोस्तों, ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती जिसको हम लोग इमाम गांव के नाम से जानते थे, ये दोस्तों कहां पर स्थित है। इसका संबंध दोस्तों किससे था, ये एक प्रकार का पुरातात्विक स्थल है। इसका संबंध याद रखना आपके हड़प्पा से संबंधित है। ये किससे, हड़प्पा, हड़प्पा की खुदाई से रिलेटेड है। ये बात है दोस्तों आपके कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र की। ये बात है दोस्तों आपको याद रखना आपके महाराष्ट्र की। दूसरी बात, ये कहां पर स्थित है, ये जो इमाम गांव का दोस्तों क्षेत्र है, इमाम गांव क्षेत्र जो है, यहां पर एक घोड़ नदी बहती है, एक छोटी सी नदी बहती है, इसको घोड़ नदी कहा जाता है।
इस घोड़ नदी के याद रखना दोस्तों दाहिने तरफ, दाहिने तरफ याद रखना दोस्तों, दाहिने तरफ में आपको इमाम गांव देखने के लिए मिल जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको याद रखना, इमाम गांव को भीमा घाटी का केंद्र कहा जाता है। इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, भीमा घाटी का, इसको भीमा घाटी का हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, केंद्र के नाम से जानते हैं। घोड़ नदी क्या है, घोड़ नदी याद रखना भीमा नदी की एक सहायक नदी है। घोड़ नदी क्या है, घोड़ नदी दोस्तों याद रखना है कि भीमा नदी की सहायक नदी है। वर्तमान में इमाम गांव क्या है, वर्तमान में इमाम गांव एक समाधि स्थल है। यहां पर दोस्तों समाधियां दी जाती हैं, याद रखना। क्वेश्चन का आंसर क्या था, महाराष्ट्र इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। यहां पर पेपर में आपके क्वेश्चन बहुत शिद्दत से पूछता है दोस्तों, वो क्वेश्चन ये है, मैं आपको लिखा देता हूं। भीमा नदी का, भीमा नदी आपके पेपर में पहले भी काफी बार पूछी जा चुकी है, कहां पर बहती, कैसे बहती, इसके बारे में। जब हम लोग दोस्तों भीमा नदी की बात करते हैं, भीमा नदी एकमात्र दोस्तों ऐसी नदी आपके सामने अवेलेबल है जिसको चंद्र प्रभा के नाम से भी जाना जाता है। ये वो नदी है जिसको हम लोग दोस्तों चंद्र प्रभा नदी के नाम से जानते हैं। ये वो नदी है दोस्तों जो याद रखना भारत के महाराष्ट्र राज्य के अंदर दक्षिण पूर्वी दिशा में, यह वो नदी है जो दक्षिण पूर्वी दिशा में कितने किलोमीटर बहती है, 861 किलोमीटर कुल मिलाकर यह नदी दोस्तों बहती है। अगर आपसे कहा जाए भारत के कितने राज्यों में बहती है, अब दिमाग लगाना, महाराष्ट्र में बहती है या आपके कर्नाटक में बहती है या आपके तेलंगाना के अंदर बहती है, तो बताओ ये गिरती कहां पर होगी जाकर। और जब इन राज्यों में बहती है फिर बाद में दोस्तों इसका किस नदी के साथ विलय हो जाता है, यह दोस्तों किस नदी के साथ में मिलकर विलय कर लेती है अपना, उस नदी को आप लोग कृष्णा नदी के नाम से जानते हो। यह कृष्णा नदी में दोस्तों विलय कर लेती है। अगर आपके पेपर में कहा जाए इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, मतलब इसकी सहायक नदियां नहीं, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, यहाँ पे निशानी हटा देते हैं। अगर आपके पेपर में कहा जाए सर इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियों में एक नदी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जिसको हम लोग दोस्तों घोड़ नदी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही छोटी नदी है। एक नदी दोस्तों जिसको हम लोग सीना के नाम से जानते हैं, और एक और नदी जिसको हम लोग दोस्तों नीरा के नाम से जानते हैं। कृष्णा नदी भारत की वो नदी है जो दक्षिण भारत की सबसे विवादित नदी है, जो अपना विवाद आंध्र प्रदेश से, जो अपना विवाद तेलंगाना से, जो अपना विवाद याद रखना, जो अपना विवाद कर्नाटक राज्य से करती है। किससे, कर्नाटक। ये 3 राज्यों में विवादित है। बाद में भीमा नदी जो है कहां पर गिर जाती है, निकलती तो महाराष्ट्र से है लेकिन दोस्तों याद रखना आपके अरब सागर में जाके विलय हो जाती है कृष्णा नदी के साथ में। इस प्रकार से ये भी बात आपको याद रखनी है। डन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो आपका, एशियाई खेल जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, एक बहु खेल आयोजन है जो पूरे एशिया के एथलीटों के बीच हर 10 वर्ष में दोस्तों आयोजित किया जाता है। बताइए आंसर क्या होगा, 6, 4, 5 या फिर कुल मिलाकर 3। आपसे पूछा गया जो एथलीटों के बीच में हर 10 वर्ष में आयोजित किया जाता है, तो बता दीजिए एशियन जो गेम्स है दोस्तों, ये कुल मिलाकर एशियन जो गेम्स है ये कुल मिलाकर कितने साल बाद दोस्तों आयोजित किया जाता है। कितने साल बाद, आंसर आ रहा है उर्मिला जी का 6। सुकुमनाओं की ऑप्शन में 15-20 नहीं था, ये लोग वो भी मार देते। प्रतीक्षा सूर्यवंशी जी, हाउ, कैसे, आपने और कभी सुना है कि 4, 6, 12, 10, 15, 20, 50, 100, 200? कभी नहीं हो सकता मैम। आंसर जो होगा याद रखना 4। कितने बार, ये याद रखना प्रत्येक वर्ष 4, इससे ज्यादा कोई प्रतियोगिता ही नहीं है। 4 बार, 4 साल में एक बार इसका दोस्तों आयोजन किया जाता है। इसको एशियाड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से, एशियाड के नाम से। अगर आपके पेपर में यह कहा जाए कि सर जी पहली बार, अगर मैं आपसे कह दूं फर्स्ट टाइम इसको होस्ट किसने किया था, पहली बार अगर आपसे पूछा जाए, इसको याद रखना आपके उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर। ये बात कब की है, ये बात याद रखना आपके 1951 की है। कब की बात है, ये बात है दोस्तों 1951 की। इतनी बात सबको समझ में आई।
ठीक है। सर कृष्णा तो बंगाली खाड़ी में, वही मैंने बताया। अच्छा, अरब सागर कर दिया यहाँ पर, सॉरी सॉरी, अरब सागर हटा दो, अरब सागर हटा दो। आंसर होगा बे ऑफ बंगाल, सही है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाली खाड़ी, सही है, नो इशू। आंसर आपने क्या पढ़ा था दोस्तों यहाँ पर ये बताओ, ये सही है या नहीं है, ये सही है या नहीं है? प्रतीक्षा जी कोई बात नहीं, आई नो, मुझे पता था। यहाँ पर पहली बार एशियन गेम्स को दोस्तों होस्ट किसने किया? किसने पढ़ा है कि भैया दिल्ली ने होस्ट किया? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में होस्ट करने के बाद में, दिल्ली की होस्ट करने के बाद में 1978 तक एशियन गेम्स को होस्ट करने का जो काम था, वो याद रखना, एशियन गेम्स, वो एशियन गेम्स फेडरेशन का था, एशियन गेम्स फेडरेशन का। 1982 में ये संगठन टूट जाता है, और टूटने के बाद में याद रखना, आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है, समिति है या परिषद, इंटरनेशनल ओलंपिक जो काउंसिल है, उसके द्वारा एशियन गेम्स का दोस्तों आयोजन किया जाता है। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट बात यह है, 19वें जो एशियन गेम्स थे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 19वें दोस्तों जो एशियन गेम्स थे, ठीक है, 19वें जो एशियन गेम्स थे, अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि 19वें एशियन गेम्स को होस्ट करने वाला जो देश था, उस देश को आप लोग जानते हो चाइना के नाम से। किस नाम से? चाइना। ये कब स्टार्ट हुए थे? ये 23 सितंबर को शुरू हुए थे, ये 8 अक्टूबर तक चले थे। ये बात है दोस्तों याद रखना 2023 की। अगर आपके पेपर में कहा जाए इसकी मेडल टेबल की स्थिति क्या है, तो याद रखना हमारा भारत एशियन गेम्स में किस स्थान पर है? दुनिया का पहला देश इसमें टॉप पर आया, चाइना। चाइना ने दोस्तों 201 गोल्ड मेडल, 111 सिल्वर मेडल, 71 ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिलाकर दोस्तों 383 मेडल जीतकर अपने नाम प्रथम स्थान पर कर लिया। दूसरा देश याद रखना दोस्तों आपका इसमें जापान आया। तीसरा देश इसमें दोस्तों आपका साउथ कोरिया आया। यही पूछ दिया जाए हमारा भारत किस स्थान पर है, चौथे नंबर पर हमारा दोस्तों भारत एशियन गेम्स में आया है। हमारे भारत ने कुल मिलाकर पहली बार 107 मेडल जीते। हमारा भारत पहली बार 100 का आंकड़ा क्रॉस कर गया। ठीक है, 100 का आंकड़ा। इंडिया हैज बीन ओनली वन टाइम होस्ट कॉमनवेल्थ 2010। ठीक है, तो याद रखना भारत की अगर बात की जाए तो 107 मेडल हमारे भारत ने पहली बार जीते। 107 मेडल्स में हमारे भारत ने 28 गोल्ड मेडल, 38 हमारे भारत ने सिल्वर मेडल, हमारे भारत ने 41 याद रखना दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। गोल्ड स्वर्ण पदक, रजत पदक और आपका इसको क्या कहते हैं यार, सिल्वर, और ये आपका हो गया ब्रॉन्ज, कांस्य पदक। तो इस प्रकार से हमारे भारत ने अपना प्रतिनिधित्व स्थापित किया। इतने क्वेश्चन के बाद भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको नहीं आते, जैसे कि कोई पहला व्यक्ति बना हो, कौन? 3000 मीटर स्टेप चेंज, महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले व्यक्ति। याद आ गया किसमें क्वेश्चन पूछा गया था? ACIO में। तुम्हारे भाई ने पढ़ाया था, ऑफ कोर्स पढ़ाया था, उसी से रिगार्डिंग मैंने एशियन गेम्स आपको कवर कराए थे। फोकस करो, फोकस। ठीक है, क्वेश्चंस एथलीट के अकॉर्डिंग हर गेम से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली क्वेश्चन उठेगा कहां से, वो कैसे क्या करोगे याद। इसीलिए यूट्यूब पर टीचर्स एक ही काम करते हैं, सारा कवर करा देते हैं। अब स्टूडेंट याद करिए मर जाओ ना, क्या ही फर्क पड़ता है, सोचो। लेकिन मैं आपको कभी भी ऐसे कवर नहीं कराता। मेरा क्या होता है कि मुझे पता है यार मैं स्टूडेंट रह चुका हूं, तो क्या दिक्कत आपकी मुझे पता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको सारे पढ़ाकर और इंपॉर्टेंट पर निशान लगवा देता हूं कि इनको याद कर लेना, बाकी सब छोड़ देना। ये मेरा तरीका है। कौन सा तरीका आपको पसंद है ये आप देख लो। अगर आप खुद को बुर्ज खलीफा समझते हो तो अपने अंदर सारी चीजें ऐड कर लो भैया कि नहीं मुझे तो सब कुछ याद है, पेपर में जो आएगा खटाखट करके आंसर दे दूंगा, फिर जैसी आपकी मर्जी। अगला है दोस्तों पान सिंह तोमर, जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप थे, 7 बार राष्ट्रीय चैंपियंस थे। किस खेल से जुड़े थे? इनका नाम था दोस्तों पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर रिलेटेड टू फलाना, बताइए किससे, फलाना किससे थे? पान सिंह तोमर सबसे लास्ट में क्या बने?
पान सिंह तोमर याद रखना बाद में चंबल के प्रमुख डाकू बन गए। चंबल के याद रखना प्रमुख डाकू बन गए। भारत का पहला डकैत म्यूजियम, भारत का पहला डकैत म्यूजियम कहां बनाया गया? मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों बनाया गया। भारत का पहला, किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। हो गया क्वेश्चन। दूसरी बात है पान सिंह तोमर की जब हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो पान सिंह तोमर एक भारतीय सैनिक थे। पान सिंह तोमर साहब जो थे वो याद रखना आपके भारतीय सैनिक थे। इनके ऊपर एक मूवी पान सिंह तोमर बनाई थी, किसके द्वारा? इमरान खान के द्वारा। और इमरान खान का दोस्तों कोविड-19 में जैसा कि आपको पता है निधन हो गया था। ठीक है, याद रखोगे। दूसरी बात याद रखना, इनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? दिमाग खराब हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों। हॉकी, शॉटपुट, तैराकी, याद रखना स्टीपल चैलेंज से। तो आंसर क्या होगा? स्टीपल चैलेंज। कुछ दिमाग में बात घुस रही है या नहीं घुस रही है? सॉरी टू से बट दैट्स अ ट्रूथ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में एसीआईओ में मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था। एसीआईओ में वहां पे फंसा था। कहां से फंसा था? यहां से फंसा था। ये है मेरे पढ़ाने का तरीका। 3000 मीटर में एक मार गोल्ड अविनाश ने जीता था जब एशियन गेम्स में, समझ गए। और पान सिंह तोमर का संबंध भी इसी से है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको लंबी बांधा दौड़ के नाम से हिंदी में जाना जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। फोकस। तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आता है या नहीं आता है? पहले मुझे कमेंट में करके बताओ। श्रेष्ठी सैनी जी बहुत बढ़िया। अंदर से जुनून बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? पहले ये बताओ। या आपको एक चीज चाहिए कि सर लाखों वाचिंग आप भी चलाओ, सिलेक्शन एक भी मत दो? क्या चाहिए बताओ। मनीषा सर प्लीज सजेस्ट मी, रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है प्लीज। क्या चाहिए आपको, आप ये बताओ। हाँ सर कुछ दिनों से इंप्रूवमेंट होने लगा है, होगा। अभी मैं आप सभी लोगों के लिए हर सब्जेक्ट की एक एक मैराथन ले लूंगा ना, फिर आपकी चीजें और अच्छी हो जाएंगी। ठीक है भैया, अभी एक एक मैराथन हर सब्जेक्ट की जब हो जाएगी तब आपको और ज्यादा अच्छा महसूस होगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट की एक मैराथन। बस एक बात याद रखना, अब की बार मैंने अपने चैनल का नाम ऐसा रखा है दोस्तों जिसको देखकर आप ये लगेगा सर क्या नाम रखा है आपने, मतलब दिल से नाम निकला था मैंने रख दिया। लोगो भी ऐसा ही एकदम भयानक लोगो है। और दोस्तों सब कुछ बहुत अच्छा है आज, मेरी बहुत मैं खुश हूं। और दोस्तों याद रखना फेज 12 का एग्जाम मैं आपके साथ दूंगा, हर चीज आपको अपडेट मिलेगी। 90 डेज चैलेंज ओपन हो चुका है, याद आप लोग रखिएगा। क्लियर है? आगे चले। चिंता भाई तुम्हारा सामने है फिर भी चिंता क्यों? जीरो जी अंदर से लगता, एक बात बताएं, क्या बताएं कि मेरे पास थोड़ी व्यवस्था नहीं है, नहीं तुम सारे लोगों को मैं अपने पास बुला लो, यहाँ पर सबको एक तरफ से सेंटर ओपन करते हैं। एक पैसे वाला नहीं, ये तो दुनिया की भसड़बाजी है। सिलेक्शन फ्लेक्शन वो नहीं, एक सेंटर ओपन करते हैं, सारे स्टूडेंट जो लाइव हैं, जो रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग है, एक टेस्ट कराओ। टेस्ट में सुपर 100 स्टूडेंट को बाहर निकालो, उनकी तैयारी कराओ। बस ये देखते हैं फ्यूचर में, बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहो, बहुत जल्दी करेंगे। इनका संबंध दोस्तों इससे, ये बात आपको याद रखनी है, इसमें लिखा है दोस्तों 7 बार ये अपने चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। वर्तमान में अविनाश जी का नाम याद रखना, एक मार गोल्ड मेडल उन्होंने दोस्तों जीता था। दूसरी बात, एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बता दूं इमरान खान से। इनका संबंध इमरान खान सैनिक नहीं थे, इमरान खान तो अलग है, इनका रोल इमरान खान ने निभाया है और सैनिक दोस्तों ये थे, बाद में डकैत बन गए। एक क्वेश्चन यहां पे लिख लेना दोस्तों इमरान खान से, एक क्वेश्चन इमरान खान से आपके कॉपी में अपने लिख लेना। इमरान खान के एक पेपर में क्वेश्चन दोस्तों याद रखना, इनको फिल्म फेयर अवार्ड, इनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है दोस्तों, याद रखिए। फिल्म फेयर पुरस्कार इन्होंने 2021 में जीता। किस लिए जीता? अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए। लेकिन बेचारे अंग्रेजी मीडियम मूवी बनाने के बाद में खुद नहीं देख पाए और इनका निधन हो गया। इनको इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित नहीं किया गया। इनको नॉमिनेट किया गया था बेस्ट एक्टर के रूप में और इनका निधन हो गया था। ठीक है भैया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, यह सिद्धांत की डायनासोर
यह सिद्धांत कि डायनासोर पर, एक बात और याद रखना, यहां पर मैं भूल गया बताना, चंबल का डाकू और कौन सी नदी मैंने बताई आपको, बेतवा नदी दोस्तों बताई है। कौन सी? बेतवा नदी। अब यूपी पुलिस और रेडियो ऑपरेटर वाले जितने स्टूडेंट हैं जो खुद से कह रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछूंगा, सिर्फ एक, पता चल जाएगा कि आपका लेवल कहां तक है। सिर्फ एक पूछने वाला हूं, वो ये कि हाल ही में बेतवा नदी से रिलेटेड केन बेतवा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर लिंक है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ये रिवर लिंक है जो एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ती है, जिसमें बेतवा नदी का संबंध मध्य प्रदेश से था। इसमें बेतवा नदी का संबंध मध्य प्रदेश से था और ये नदी डॉट 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 करके कहां पर जाएगी? केन नदी से जाकर मिलेगी। इसका संबंध बिल्डोजर बाबा से था। इसमें याद रखना, प्रोजेक्ट में इसको केन पेनवा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। केन प्रोजेक्ट के अंदर याद रखना 77 मीटर लंबा, ध्यान से सुनना, 77 मीटर लॉन्गेस्ट और 2 किलोमीटर चौड़ा, और 2 किलोमीटर चौड़ा एक बांध शामिल है। मैं खुद बताऊंगा इसका नाम। उस बांध का नाम है धौंधन बांध। शायद किसी को आप में से पता भी हो, धौंधन डैम। ये धौंधन डैम दोस्तों बनाया जा रहा है। मैं बस एक बात आपसे पूछूंगा, वो ये कि केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट जिसका निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, उत्तर प्रदेश की केन और मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के मध्य, इसमें 77 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा एक डैम बनाया जाएगा जिसका नाम है धौंधन डैम। ये धौंधन डैम आपको मैं आपसे पूछ दूं कि किस टाइगर रिजर्व में और किस राज्य में बनेगा, बस इतना बता दो, बात खत्म। एक मैंने आपसे बात पूछी है दोस्तों, किस राज्य में और किस टाइगर रिजर्व में बनेगा, बस इतनी बात बता दो कि इस प्रोजेक्ट में 2 राज्यों के मध्य में ये लाइन गुजरेगी, लेकिन किससे संबंधित है ये बता दो। और इसके अंदर 230 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी। 230 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाई जाएगी। ये नहर जब वहां से आएगी दोस्तों, यहां से बेतवा नदी से ऐसे ऐसे नहर गुजरेगी, यहां पर एक धौंधन डैम होगा। इस धौंधन डैम के पास क्षेत्र बुंदेलखंड का है, जिसको लाभान्वित किया जाएगा पानी से, क्योंकि बुंदेलखंड बर्बाद हो रहा है क्योंकि वहां पर पानी नहीं है। समझ गए बात को? किस राज्य के अंदर धौंधन डैम बनाया जाएगा? जिसका भी आंसर, मनीषा जी कहां है आप? आंसर दो। क्या आपको पता है या नहीं पता है? सर हम तो लाइव क्लास कभी कभी देख पाते हैं, बाकी 2 क्लास वीडियो ही देखते हैं। बाकी क्या लिखा है? अच्छा कोई बात नहीं, गौरा त्रिवेदी जी, पंडित जी, अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके, तैयारी करो, बात खत्म, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, लंबी नहर भी है, हाँ जी। आंसर क्या होगा? राधा द्विवेदी सर थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। पन्ना टाइगर रिजर्व। मनीषा यादव जी देखो, इनके मैसेजेस अभी आ रहे थे, अब ये गायब हैं, फिर कहेंगे कि मुझे परेशानी है, मुझे ये मुझे वो। अब बताओ एक टीचर क्या ही करे? अब स्टूडेंट को घर से उठा के तो ना लाएगा पढ़ने के लिए। मनीषा यादव जी नहीं सर, नहीं आता, तो आप खुद सोचो आपने तैयारी कहां और कैसे की है। बेटा ऐसे क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता तो सॉरी टू से। आंसर जो होगा, मैं आपका मनोबल गिरा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक क्लास एडवांस दे रहा हूं, चाहिए मैराथन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आंसर जो होगा दोस्तों वो 3, ये पूरा डाटा कवर हो गया। धौंधन बांध जो है पन्ना टाइगर रिजर्व में दोस्तों बनाया जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पे? एमपी में है। ये बात आपकी दोस्तों यहां पर कवर हो जाती है। इसके तहत कितना बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया था? तो कॉपी में लिख लो, 44,605 करोड़ रुपए, 44,605 करोड़ रुपए पेश किए गए थे, ठीक है। चलिए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये सेशन, क्वेश्चन आपका। यह सिद्धांत की डायनासोर पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्रग्रह प्रभाव के परिणाम स्वरूप विलुप्त हो गए थे, डैश के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? यह सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? धरती पुत्र जी, I143 का मतलब मुझे भी पता है क्या होता है मेरे भाई। 143 का मतलब जो आपने लिखा है ना, कि मुझे भी पता है क्या होता है ना। ये मोहब्बत की दास्तां, ब्रेकर लगाओ तो उस पे, है ना।
चलिए, नहीं तो पापा बनने के बाद में फिर एक ही सपना होगा, काश पढ़ाई कर लेता तो बच्चे को चॉकलेट के पैसे तब भी जेब में होते, है ना। चलिए, ये सिद्धांत की डायनासोर पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्रग्रह प्रभाव के परिणाम स्वरूप विलुप्त हो गए थे, डैश के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत लुईस वाल्टर साहब, ये जो सिद्धांत था याद रखना, लुईस वाल्टर अल्वारोज के द्वारा, इनका पूरा नाम लुईस वाल्टर अल्वारोज था। ये वो बंदा है, इसको 1968 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया गया था, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है भैया, वर्तमान में अब तक खोजे गए क्षुद्रग्रह कौन कौन से हैं वगैरह वगैरह मैं आपको बताऊं उनके नाम। 1819 में एक नया खोजा गया, इसका नाम याद रखना गुइसेप पियाजी, इनका नाम था गुइसेप पियाजी, इनका नाम था जिन्होंने खोजा था। किसको खोजा था याद रखना दोस्तों, आपका सेरेस था। ये दुनिया का पहला खोजा गया क्षुद्रग्रह था, जिसको हम लोग सेरेस के नाम से जानते हैं। क्षुद्रग्रह कहां पाए जाते हैं? क्षुद्रग्रह याद रखना बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य में, जुपिटर और मार्स के मध्य में पाए जाते हैं। क्या आपको ये बात पता है? सही है गलत है कमेंट करो। क्षुद्रग्रह कहां पाए जाते हैं? वर्तमान में ऐसा कौन सा देश है जिसने क्षुद्रग्रह बेन्नो से, जिसने क्षुद्रग्रह गेनो से 250 ग्राम जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, ये कोई देश लेके आया? कौन सा देश दोस्तों लेके आया? जिसने मिशन लॉन्च किया था उसका नाम था OSIRIS, ओरिसिस रेक्स। ओरिसिस रेक्स इस मिशन का नाम था। यह मिशन दोस्तों किस देश का था? यह मिशन याद रखना आपके यूएसए का था। याद है ओरिसिस जो है वो किसका है? याद रखना ओरिसिस जो है वो आपको मिलेगा, यूएसए ने लॉन्च किया था। हाल ही में 250 ग्राम मिट्टी को लेके बोन्नो से नीचे उतरा था। याद रखोगे? मंगल और बृहस्पति जी, बिल्कुल। मैं ये सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर में कवर करा देता हूं, स्टैटिक की बात ही नहीं आती है। ठीक है, करंट अपडेट स्टैटिक इसीलिए जरूरी होती है। समझ गए मेरी बात को? तो हेनरी साहब का नाम याद रखना, अच्छे इंसान थे, भगवान ने अपने पास बुला लिया। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए उत्तरदायी संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ध्यान देना, यहां पर बात है ऐसा कौन था जो सदस्य नहीं था। एग्जाम देना चाहिए, आपकी गलती सुधारने में मदद करेगा। पता है एक शब्द होता है कह के ले ली, होता है। इसमें क्या होता है, कोई इंसान एक कमिटमेंट कर देता है और फिर वो करके दिखाता है। देखा है आपने? आजकल ऐसे इंसान खैर नहीं है, बट फिर भी मैं आपके सामने दोस्तों कमिटमेंट करता हूं। अब की बार एसएससी फेज 12 का पेपर तुम्हारा भाई भी देगा और तुम भी देना, ठीक है? तब भाई, ठीक है? इतिहास रचेंगे, इतिहास। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए उत्तरदायी संविधान सभा का सदस्य निम्नलिखित में से दोस्तों कौन नहीं था? महात्मा गांधी जी बिजी व्यक्ति थे, इन्होंने दोस्तों इसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो याद रखना महात्मा गांधी जी वो थे जिन्होंने दोस्तों संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए उत्तरदायी जो संविधान सभा के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली थी। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि संविधान सभा का गठन करो, क्या करो? संविधान सभा का गठन करो, ताकि संविधान भारत के लिए, भारत की जनता के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। संविधान सभा का गठन करने की जो प्रेरणा है हम लोगों ने दोस्तों किस देश से ली थी? ठीक है, किस देश से? समवर्ती सूची को छोड़कर संघ सूची, राजसूची, राज्यपालों की नियुक्ति, संसद का क्षेत्राधिकार, है ना, सुप्रीम कोर्ट का, ये सब कुछ हम लोगों ने कनाडा से लिया था। समवर्ती सूची कहां से ली थी? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछ दूं कि दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ, इसकी प्रेरणा हम लोगों ने किस देश से ली थी? किसी को पता है तो बताओ, इसकी प्रेरणा कहां से ली थी? क्वेश्चन की बात आती है दोस्तों, तो जिम्मेदार जो व्यक्ति नहीं थे उनको हम लोग महात्मा गांधी जी के नाम से जानते थे। इतनी बात आपको यहां पर पता हो जानी चाहिए। दूसरी बात याद रखना, संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1940 पहली बैठक के साथ स्टार्ट होता है। याद रखना ये 24 जनवरी, ये जो बैठक है आपकी, ये 24 जनवरी 1950 तक दोस्तों चलती है। उसके बाद हमारा संविधान 26 जनवरी की डेट आपको ऑलरेडी दोस्तों पता है।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सभा के अंदर कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या कितनी थी? याद रखना 389 कुल मिला के सदस्य थे। 389 दोस्तों कुल मिला के सदस्य थे। इसमें 292 सदस्य ऐसे थे जिनको निर्वाचित किया गया था, इसमें 93 सदस्य ऐसे थे जिनको नामित किया गया था। इसमें याद रखना 4 सदस्यीय या इसमें 4 जो सदस्य थे ये ब्रिटिश शासकों के द्वारा नामित थे। ये ब्रिटिश शासकों के द्वारा दोस्तों नामित थे। अगर कह दिया जाए पहली बार संविधान सभा की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। संविधान सभा का पहली बार विचार किसके मन में आया? तो संविधान सभा का पहली बार विचार सर्वप्रथम 1934 में M.N. रॉय के मन में आया। N.N. रॉय, कभी कभी B.N. रॉय हम लोग कर देते हैं, नहीं, M.N. रॉय के दोस्तों मन में आया था। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने 1935 में दोस्तों आधिकारिक मांग के रूप में इसको रखा। कांग्रेस पार्टी ने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 के बाद में कांग्रेस के द्वारा जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस ने दोस्तों क्या किया, इसी M.N. रॉय की तर्ज पर पहली बार आधिकारिक मांग रखी कि हमको चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात, अंग्रेजों ने इसको माना 1940 में, जब हमारे भारत के अंदर क्या आया, अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव हमारे भारत के अंदर आया, जो पास नहीं हुआ था, हम लोगों ने ठुकरा दिया था। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में जब आया, तब अंग्रेजों ने संविधान सभा की जो मांग थी इसको स्वीकार कर लिया था। आफ्टर सम टाइम, पहले अध्यक्ष का नाम क्या था दोस्तों? ये पूरे वाले हैं। आधे जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बाद में राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी सदस्य बने, हरेंद्र कुमार जो मुखर्जी थे दोस्तों वो क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे। और सचिव कौन था या संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। वहां पर M.N. राव आप लोग याद नहीं रखोगे। इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। हम लोगों ने संविधान सभा के गठन की जो प्रेरणा है वो दोस्तों याद रखना आपके फ्रांस से ली थी। कहां से? फ्रांस से। फ्रांस से हम लोगों ने दोस्तों और क्या क्या लिया है? आज मॉर्निंग की करंट अफेयर किस किसने देखी है? तीसरा या चौथा क्वेश्चन था, रक्षा के संबंध में एक एग्रीमेंट किया है भारत ने, तब मैंने आपको ये सब पढ़ाया है। वहां पर भी मेरा तरीका है यही पढ़ाने का। हो गया कवर। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से कौन सा? सेम क्वेश्चन ACIO, UPSSC पैट, दिल्ली पुलिस, MPPSC, दरोगा, झारखंड, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया आपका ये। हाँ जी बिल्कुल, जब वो संवैधानिक सलाहकार ही थे तो करेंगे ही। नीति आयोग नहीं है। नीति आयोग जो है वो दोस्तों क्या नहीं है, आपको पता चल गया कि नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। सर संवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है? कि संविधान में जिसका उल्लेख किया गया हो, संविधान के अंदर जिसका उल्लेख किया गया हो वह संवैधानिक निकाय बन जाएगा। जैसे पंचायती राज व्यवस्थाएं, संविधान संशोधन हुआ 73वां, फिर उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, मतलब अब वो संवैधानिक निकाय है। नाबार्ड है क्या? नहीं है। समझ गए मेरी बात को? इस प्रकार से आपको ये बात याद रखनी है। वित्त आयोग ऑफिशियली संविधान में ऐड है। वित्त आयोग किस आर्टिकल से किस आर्टिकल, सब कुछ आपको पढ़ने के लिए मिलता है। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको मैंने सब पढ़ाया, ठीक है, 124-27 तक लेके। अनुसूचित आयोग जनजाति, कल का दिन क्या है? 31 जनवरी, और 31 जनवरी को हम लोग बैकवर्ड क्लासेस डे, पिछड़ा वर्ग आयोग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कल सुबह मॉर्निंग में जब आप लोग मेरे साथ भारत का नेशनल बैकवर्ड क्लासेस डे सेलिब्रेट करोगे, तब मॉर्निंग में इंडियन पॉलिटी निपटाओगे। आ गया देखो क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मॉर्निंग में करंट अफेयर में आप लोग कवर करोगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवर ओनली फॉर यू। इस प्रकार से डाटा ये आपका दोस्तों कवर हो जाता है। हमारे भारत के अंदर मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछता हूं,
निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के द्वारा शुरू नहीं किया गया है? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछा हूं, नीति आयोग जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो नीति आयोग के संबंध में गलत है? नीति आयोग के संबंध में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया गया, इंप्लीमेंटेशन किया गया। 2 पर नेशनल हेल्थ मिशन NATIONAL नेशनल हेल्थ मिशन 2020 इसी के द्वारा लागू किया गया। नंबर 3 पर आता है आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या इसके द्वारा नहीं किया गया? ये बात आप मुझे कमेंट करके बता दो। और एक ऑप्शन मैं आपको और देता हूं, वो है आपका वित्त का आवंटन। ठीक है, वित्तीय आवंटन। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नीति आयोग नहीं करता है? आज शहीद दिवस है, हाँ जी, और आज कुष्ठ रोग दिवस भी है। लेप्रेसी डे भी आज मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? बीट लेप्रेसी इसकी थीम थी। बोलो इंकलाब जिंदाबाद। मुझे यूं मोहब्बत ना होती तो आज भी मैं क्या होता? घंटा। सर जी कल एक मैराथन ले लो हिस्ट्री की प्लीज। अच्छा, ऐसे एक ले चुका हूं, ठीक है सर। आज बहुत अच्छा पार्टी है। हाँ, पार्टी तो हम अच्छी बहुत है, ये तो बात सही है। आई एम गर्ल 0 भैया। अच्छा, ऐसे मत बोला करो। इस क्लास में लड़के बस एक ही चीज सर्च करते हैं, किसके अंत में AI DI, मतलब इन्हें फील होना चाहिए, फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ये तो मत बताया करो। मेरा अच्छा पढ़ाना या ना पढ़ाना, दुनिया का हर टीचर अच्छा पढ़ाता है। दुनिया के अंदर हर स्टूडेंट बेस्ट है। दुनिया का हर लड़का या लड़की अपने माँ बाप के लिए बेस्ट है, लेकिन डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस। जब तक परफॉर्मेंस नहीं, तब तक आप 0/0 हो। समझ गए? चलिए देखो, सिद्धार्थ जी के ख्याल देख रहे हो? लेट कर बिस्तर पर रजाई में कौन कौन पढ़ रहा है, देख लीजिए। ये है इनकी फीलिंग्स। क्या अमेजिंग मेरे भाई, गुड गुड। यही होना चाहिए, यही उम्मीद है हमें आपसे। चलिए, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस नीति आयोग नहीं करती। इसका आंसर भाई साहब कुछ ही दे रहे हैं, बाकी सब इसके में मसरूफ बैठे हैं। रहिए, क्वेश्चन याद रखना। वित्तीय आवंटन जो प्लानिंग कमीशन किया करती थी हमारे भारत में, अब नीति आयोग प्लानिंग क्या नहीं करती है? वित्तीय आवंटन नहीं करती है। बाकी ये 3 काम नीति आयोग की सहायता से ही हुए हैं। इसके बारे में कुछ पढ़ना है नीति आयोग के बारे में? नहीं पढ़ना। क्यों? हजारों बार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण या विशेषता प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या है? स्वतंत्रता, सहिष्णु, संप्रभु या पर धर्मनिरपेक्ष। आंसर क्या होगा? और ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे कवर करो कि भाई साहब गदर हो जाए। क्या हो जाए? गदर हो जाए। आज मैं आपको बताता हूं ऐसे क्वेश्चंस कैसे कवर करते हैं। सर सब एक जैसे नहीं होते, तो क्या बताएं आपको। अब मेरे सामने अगर ऐश्वर्या राय आ जाएगी तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे, सीधी सी बात है ना। बात ये है। हाँ, वो बात अलग है, कुछ होते हैं ऐसे मतलब एकदम कड़क मिजाज वाले, लेकिन उनके ऊपर शक जाता है फिर कि कहीं ऐसे तो नहीं कि वो इस लायक ही ना हो। खैर, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? आंसर याद रखना दोस्तों, सहिष्णु टॉलरेंट जो है, प्रस्तावना में इस शब्द का दूर दूर तो कोई शब्द का यूज दोस्तों नहीं किया गया है। जब हम लोग बात करते हैं प्रस्तावना की, प्रियम्बल की बात करते हैं, प्रियम्बल को आपने दोस्तों कहां से उठाया? देखना मैं कहां से क्वेश्चन को कहां पे ले जाऊंगा। पढ़ने का तरीका आज आपको पता चलेगा कि कैसे आप जीके जीएस पढ़ो। तो प्रस्तावना की बात करते हैं तो यूएसए इज द करेक्ट आंसर। सीधी सी बात है, प्रस्तावना यूएसए में किस प्रकार से दी जाती है? द पीपुल। प्रस्तावना याद रखना यूएसए की जो है उसमें लिखा है विथ द पीपुल। क्या है प्रस्तावना वहां की? विथ द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये वहां की है।
इसी से हम लोगों ने प्रस्तावना का शब्द दोस्तों वहां से ले लिया है, ये बात याद रखना। सेम एज यहां पर हमारे भारत में क्या कहा जाता है, पहले लाइन में प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, क्या कहा जाता है, हम भारत के, क्या कहा जाता है, याद रखना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है, इससे संबंध है। बात ये आती है दोस्तों, सर्वप्रथम सर्वधर्म, सर्वधर्म, अगर आपके पेपर में यह कहा जाए सर्वधर्म, सर्वधर्म समभाव, ये किसके द्वारा दिया गया था प्रियम्बल के साथ, तो उस व्यक्ति का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने दोस्तों प्रस्तावना को, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की, ऐसा कौन सा बंदा था जिस बंदे ने हमारे भारत की प्रस्तावना को दोस्तों भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था, क्या कहा था, भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की राजनीतिक या राजनीतिक, भारतीय संविधान की दोस्तों राजनीतिक कुंडली कहा था प्रस्तावना को। ऐसे व्यक्ति का नाम क्या था, पता हो अच्छी बात, ना पता हो याद रखना, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा कहा गया था। प्रस्तावना में 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था, ये बात याद रखना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 शब्द जो थे मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको। एक शब्द का नाम था समाजवादी, एक शब्द का नाम था समाजवादी, एक शब्द का नाम था दोस्तों अखंडता, और एक शब्द का नाम था पंथ निरपेक्ष। ये पंथ निरपेक्ष बीच में आता है, पंथ निरपेक्ष सबसे आपने सर लास्ट में क्यों लिख दिया, क्योंकि पंथ निरपेक्ष आपको अनुच्छेद याद रखना मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक मिलता है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है पंथ निरपेक्ष में, ये बीच में है, मैंने लास्ट में कर दिया ये डिटेल बताने के लिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक जो कुंडली है मोहनदास करमचंद गांधी ने नहीं, मैंने सोचा शायद आप मेरा आंसर गलत दो, लेकिन सबका आंसर सही है, मतलब मैं ही पागल हूं। के एम मुंशी, क्या बात है शशिर कुमार जी, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बिल्कुल आंसर आपने सही दिया है। कन्हैया लाल मणिकांत मुंशी ने दोस्तों ये कहा था, कन्हैया लाल मणिकांत मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछता है, अपने कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, कॉपी पेन उठाओ, लिख लो, एसएससी CHSL 2020, 2021 और 2022 शिफ्ट फर्स्ट याद रखना दोस्तों, ये बात है 13 अक्टूबर 2000 की। तो 13 अक्टूबर का पेपर उठा के देख लो तीनों ईयर का, और देख लो क्वेश्चन जाकर, मेरा वादा है। ये हो गया डन क्वेश्चन आपका। इसके साथ में आपके पेपर में एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों, वो ये, हमारे भारत के अंदर प्रस्तावना को जोड़ने के बाद में सबसे बड़ा फैक्ट आया, वो है केशवानंद भारती के, जिसके तहत संविधान के मूल ढांचे में उंगली नहीं की जा सकती। ये प्रस्तावना के बारे में आपने मेरे साथ यहां तक सब कुछ दोस्तों यहां पर पढ़ लिया है, बोलो पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया। अब यहां पर एक बात ऐसी है जो आपके पेपर में आएगी, वो कौन सी सर बात आएगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, वो आएगी एक क्वेश्चन के जिसको हम लोग टॉलरेंट के रूप में जानते हैं। ये टॉलरेंट सर क्या होता है, लिख लो मेरे भाइयों, ये मत सोचना नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आएगा इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंट, TOLERANCE, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस अभी आपने मनाया थोड़े दिन पहले, ये बात है 16 नवंबर 2023 की। पहला पॉइंट कवर हुआ, ठीक है सर। अगर आपके पेपर में यह पूछा जाए ये जो दिवस है दोस्तों इसकी थीम क्या थी, अगर आपसे पूछा जाए 2023 में मनाया गया, इसकी थीम क्या थी जो पेपर में कभी नहीं आएगी, इसकी थीम थी याद रखना टॉलरेंस, अ पाथ टू पीस एंड रिकॉन्सिलिएशन इस वर्ष की दोस्तों थीम है। दूसरी बात याद रखना, वर्तमान में यूनेस्को के द्वारा टॉलरेंस के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है,
इस पुरस्कार का नाम क्या है? इस पुरस्कार का नाम है मदनजीत, इस पुरस्कार का नाम है मदनजीत सिंह प्राइज, मदनजीत सिंह प्राइज। ये पुरस्कार 1995 में हमारे भारत के रहने वाले मदनजीत के लिए स्टार्ट किया जाता है। इनकी डेथ हो गई थी 1995 में, इसकी शुरुआत हुई पुरस्कार की। इसके तहत 1 लाख USD US डॉलर दिए जाते हैं। यह पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? 2022 में इस पुरस्कार को कौन जीता? याद रखना दोस्तों, माइम सुलैम ने जीता। इनका संबंध किस देश से था? याद रखना, इनका संबंध कैमेरोन, एक देश पड़ता है कैमेरोन, इनका संबंध कैमेरोन से था। इस पुरस्कार को आज तक किसी भारतीय ने जीता है? तो मदनजीत सिंह प्राइज भारतीय विजेता एकमात्र है, जिनका नाम याद रखना 1998 में, 1998 में एकमात्र भारतीय जिनका नाम जो था नारायण देसाई, इनका नाम था NARAYAN, नारायण देसाई इनका नाम था, जिन्होंने दोस्तों याद रखना मदनजीत सिंह प्राइज जीता था 1998 में। बोलो मजा आया या नहीं आया? अब ये देखो कि मैंने आपको इसमें पढ़ाया क्या है और दोस्तों कितना पढ़ाया है, सोच के देखो आप, है ना? मजा आया? ठीक है, तो सोचो, यहां पर प्रियम्बल पूरा निपटाया और यहां पर अपने उन्होंने दोस्तों टॉलरेंस को भी निपटा दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व निम्नलिखित में से दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? यह बात है, प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने, VP मेनन के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? बताइए महाराज। खुदा पूछ रे। एक काम करो सभी लोग मिलके, पहले एक बार सभी लोग मिलके सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, सभी लोग मिलके एक बार, ठीक है? चलिए, बाकी क्लास कैसी लगी डिपेंड ऑन यू। खैर बताइए भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसका भी एकदम करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पिछले 5 साल में जो क्वेश्चंस बने हैं वो मेरे भाइयों यहां से बने हैं, पिछले 5 साल में यहां से क्वेश्चन बने हैं, ध्यान रखना। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है तो तुम्हारा भाई बताएगा। पेपर में कहा जाए राष्ट्रीय ध्वज पर एक तदर्थ समिति थी, इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के लिए वल्लभ भाई पटेल साहब थे। संविधान सभा के कार्य पर समिति जीवी मावलंकर का नाम याद रखिए। अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल साहब ने की थी। प्रक्रिया के नियमों पर समिति राजेंद्र प्रसाद साहब थे। प्रारूप संविधान के परीक्षण हेतु विशेष समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने की थी। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। प्रारूप समिति सबको पता, यू कैन स्किप, BR अंबेडकर साहब। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र की उप समिति की अध्यक्षता AV ठक्कर साहब ने की थी। वित्त और कर्मचारी समिति की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद साहब ने की थी। अगला देखो, मौलिक अधिकार पर समिति भी थी और उप समिति भी थी। मौलिक अधिकारों की समिति की जो अध्यक्षता थी दोस्तों वल्लभ भाई पटेल ने, लेकिन मौलिक अधिकारों की जो उप समिति थी उसकी अध्यक्षता JB कृपलानी के द्वारा। JB कृपलानी की कौन सी ऑटोबायोग्राफी है? मैंने मॉर्निंग वाली करंट अफेयर नहीं, कल शाम की स्टैटिक वाली क्लास में मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी आत्मकथाएं पढ़ा दी हैं। हाउस कमेटी की अध्यक्षता B पट्टाभी सीतारमैया, यू कैन स्किप, आज तक क्वेश्चन नहीं आया है। अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति भी थी, समिति तो थी ही, उप समिति भी थी, इसकी अध्यक्षता HC मुखर्जी साहब ने की थी। और यही क्या बने थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ संविधान सभा। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से निकाले गए क्षेत्र
कि उप समिति की अध्यक्षता गोपीनाथ बारदोलोई ने, व्यापार समिति के आदेश के एम मुंशी, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू और संघीय शक्ति समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा ही की गई थी। क्लियर हो गया? सर माइक को थोड़ा दूर रखकर बोलिए। अच्छा, असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई, हाँ जी, और वो कहां चले गए हैं? चले गए हैं दोबारा वापस आने के लिए। डन हो गया क्वेश्चन पूरा? चलो भैया ये रहा माइक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का संविधान सभा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? क्यों ये क्वेश्चन पेपर में दोस्तों पूछा जाएगा। चलिए भैया बताइए। क्वेश्चन आपके सामने ये है, हमारे भारत का दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको नागरिकता तो देता है, आपको नागरिकता तो देता है, आपको अधिकार देता है, लेकिन कौन सा वाला? एकल नागरिकता, क्षेत्रीय नागरिकता, दोहरी नागरिकता या फिर दोस्तों आपकी अस्थाई नागरिकता। हाल ही में आपने देखा होगा यूनिवर्सल सिविल कोड बहुत ज्यादा दोस्तों न्यूज में है। क्या आपने पढ़ा है इसको? इसको कहा जाता है सामने, इसको कहा जाता है, याद रखना, समान। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग कहते हैं समान नागरिक। इसको हम लोग कहते हैं समान नागरिक संहिता। इसको हम लोग कहते हैं समान नागरिक संहिता। इतनी बात सबको पता है? हाँ जी सर जी, सबको पता है। समान नागरिक संहिता की बात की जाती है तो ये आपको डीपीएसपी के तहत राज्य के लिए है। ये दोस्तों याद रखना, राज्यों का कर्तव्य है कि देश के अंदर यूसीसी को लागू करें। किस अनुच्छेद में इसका विवरण है? तो अनुच्छेद आपने 45 एजुकेशन से संबंधित पढ़ रखा है आपने, यहीं पर याद रखना आर्टिकल 44। किससे? आर्टिकल 44 में दोस्तों इसका विवरण मिल जाता है। भारत के अंदर सबसे पहला राज्य इसको लागू करने वाला 1961 में भारत का सबसे पहला राज्य याद रखना गोवा बना था, जब गोवा आजाद नहीं हुआ था। 67 में आजाद है पुर्तगाल से। 61 का डाटा आप लोग दोस्तों यहां पर याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद हुआ? वर्तमान में नवीनतम, वर्तमान में दोस्तों याद रखना प्रेजेंट टाइम में भारत का पहला राज्य लेटेस्ट बना है, उसको हम लोग उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड भारत का वो राज्य जिसने वर्तमान में यूसीसी को दोस्तों लागू कर दिया है। इसी प्रकार से हमारा भारत जो नागरिकता देता है वह एकल नागरिकता का आपको अधिकार देता है, ना क्षेत्रीय, ना दोहरी, ना ही दोस्तों आपकी अस्थाई नागरिकता। ऐसे आप इस क्वेश्चन को याद रखोगे। सबको ये बात मेरी समझ में आई या फिर नहीं आई? पेपर में क्वेश्चन कहां से पूछे जा सकते हैं? तो दोस्तों याद रखना एकल तथा समान। यहां पर एक पॉइंट और याद रखना, एकल नागरिकता तथा भारत के अंदर सभी को समान नागरिकता दोस्तों दी जाती है। भारत के अंदर एकल नागरिकता का सिद्धांत जो इंडियन पॉलिटी में है, ये हम लोगों ने किस देश से बोरो किया है? ये हम लोगों ने याद रखना यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया है। कहां से? इसको हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया है। ये अवधारणा हम लोगों ने यहां से ली है। दूसरी बात याद रखना दोस्तों, भारत के अंदर दोहरा क्या है? भारत के अंदर राजनीति दोहरी है। अगर आपके पेपर में भारत के अंदर राजनीति पूछ दी जाए तो भारत के अंदर जो राजनीति है वो दोस्तों दोहरी राजनीति है। अच्छा, दोहरी राजनीति सर कौन सी है? दोहरी राजनीति को दो प्रकार से बांटा गया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एक याद रखना स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ये आप सभी को पता होगा, अनुसूचियों में भी आपको सेंट्रल और स्टेट की शक्तियों के बंटवारे के बारे में पढ़ाया जाता है। ये प्रावधान हम लोगों ने कहां से लिया था? ये प्रावधान हम लोगों ने दोस्तों याद रखना आपके कनाडा से लिया था। कितने, क्या, विषय, क्यों, क्या, कैसे, ये पूरा टॉपिक ऑलरेडी दोस्तों आपका कवर है। इसको आप लोग दोस्तों याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक देश आपका यूएसए है, एक देश आपका दोस्तों स्विट्जरलैंड है। ये वो देश है इसके अंदर दोस्तों दोहरी नागरिकता ली जा सकती है। इसके अंदर दोहरी नागरिकता जैसा प्रावधान दोस्तों अवेलेबल है। हमारे भारत के अंदर नागरिकता को लेकर कौन सा अधिनियम है?
हमारे भारत के अंदर याद रखना, हमारे भारत के अंदर नागरिकता अधिनियम कौन सा है? तो इसमें जो संशोधन किया जा रहा है, नागरिकता संशोधन या अधिनियम कह सकते हो। नागरिकता जो अधिनियम प्रेजेंट टाइम में था उसको है, वो अधिनियम याद रखना 1955 का है। नागरिकता से संबंधित याद रखना 1955 है। इसमें भारत के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं कि अगर आप भारत की नागरिकता कैसे ले सकते हो, या तो आप पैदा हमारे भारत में हुए हो, या तो आप दोस्तों वंश के द्वारा ले सकते हो, अपने वंश के पापा मम्मी फूफा मौसा फलाना। इसके तहत आप पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकते हो, उसके प्रावधान अलग होते हैं। आप हमारे भारत के अंदर नागरिकता को याद रखना प्रकटीकरण के हिसाब से अपनी नागरिकता को दोस्तों ले सकते हो। आप भारत के अंदर समावेश के द्वारा नागरिकता ले सकते हो। ये प्रावधान 1, 2, 3, 4 और 5 प्रावधान आपको नागरिकता के दोस्तों देखने के लिए मिल जाएंगे। हमारे भारत के अंदर नागरिकता से संबंधित अब तक कुल कितने वाद हुए हैं, ये टॉपिक है यूपीएससी, पीसीएस, एआरओ, एमपीपीएससी, आईएएस, के लिए टॉपिक वो है आपका याद रखना लेक रिपोर्ट। हमारे भारत के अंदर एक रिपोर्ट है लेक लॉकी रिपोर्ट का संबंध किससे है? याद रखना नागरिकता से है। हमारे भारत के अंदर शाहबानो केस का संबंध कहां से है? हमारे भारत के अंदर शाहबानो केस का संबंध भी आपको याद रखना दोस्तों इसी नागरिकता से है। हमारे भारत के अंदर याद रखना दोस्तों डेनियल लतीफी जो मामला है ये भी नागरिकता के संबंध में है। हमारे भारत के अंदर सरला जो मृदुल केस है वो किससे है? इसी से संबंधित है। हमारे भारत के अंदर जॉल वल्लाटम जो केस है फ्रॉम केरल, ये भी इसी से संबंधित है। लप्पूसा नाम सुना है उसका? सचिन, वो भी केस इसी से रिलेटेड है ना? लप्पूसा सचिन। और साथ में मैडम का नाम क्या है? कमेंट करके बताओ। इंस्टाग्राम पे रील बनाती है मैडम जी, अब अपनी बताइए फटाफट से नाम क्या है मैडम जी का। दूसरी बात यहां पर आपको याद रखनी है, नागरिकता से संबंधित इंडियन पॉलिटी में कौन सा आर्टिकल है? नागरिकता को लेकर इंडियन पॉलिटी में अनुच्छेद याद रखना दोस्तों 5वां आपकी व्यवस्था करता है कि आप भारत के नागरिक हो। हमारे भारत के अंदर याद रखना दोस्तों नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की जो शक्ति होगी वो संसद के पास होगी। आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 18 होगा। नागरिकता से संबंधित संसद के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कानून बनाया जाएगा आर्टिकल 11 तक बनाया जाएगा। इससे यह प्रूफ होता है भारत के अंदर नागरिकता का प्रावधान भाग 2 आर्टिकल 5 से लेके 11 तक दोस्तों जाता है। बोलो इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। मजा आया? 4 बच्चे हैं सीमा हैदर जी लिखिए, भाभी है तुम्हारी भाई। सिद्धि पंडित जी, बाय सर। चलिए हो गया डन क्वेश्चन आपका, मजा आया? चलिए ये प्रावधान आपके सामने है। समान नागरिक संहिता के लिए विधि आयोग ने मांगी जनता से राय। जनता से कहा है कि आप क्या चाहते हैं। कहा गया कि विधि आयोग ने बुधवार 14 जून 2023 को कहा कि 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के बारे में मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों का जानने के लिए एक फिर से निर्णय लिया। आयोग ने कहा कि जिन लोगों को इसमें रुचि है और अपनी राय देना चाहते हैं वे राय दे सकते हैं। क्या है? समान नागरिक संहिता के चलते एक धर्मनिरपेक्ष कानून होता है अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल, जो किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानून से ऊपर होता है। जो कानून चाहेगा वो करोगे। आप पूजा मंदिर में करोगे या रोड पर बैठ के मस्जिद में जाओ, मस्जिद के लिए रोड पर बैठ के कुछ भी ये करोगे, लाउड स्पीकर का सिस्टम कुछ भी करोगे, सब कुछ सबसे ऊपर होगा समान नागरिक संहिता, ना कि आपका धर्म या जाति का सिस्टम सबसे परे होगा। दूसरी बात,
देश में हिंदू सिविल लॉ के दायरे में हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध धर्म भी आते हैं, मुसलमान नहीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, तुर्की और इजिप्ट जैसे कई ऐसे देश हैं जिसके अंदर समान नागरिक संहिता लागू है। इसके बाद अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी दोस्तों होती है। इस प्रकार से ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। ठीक है भैया, हो गया डन क्वेश्चन पूरा का पूरा। सर रिकॉर्ड पर चल रही हैं भाभी जी, ऑफ कोर्स चलेंगी यार। हो गया डन पूरा क्वेश्चन, और टाइम भी दोस्तों आपका अप हो गया है। ये आपके घर के लिए, और ये वर्तमान का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड टू इंप्लीमेंट यूसीसी सून, और उत्तराखंड टू बिकम फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इंप्लीमेंट यूसीसी वंस अप्रूव्ड इन असेंबली। ओके डन, चलो। और इसका प्रावधान ये संसद के पास नहीं जाएगा कि मैं ऐसा कर रही हूं, कर लूं या नहीं कर लूं, क्योंकि इसके पास खुद पावर है अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी। ठीक है, चलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए एक क्वेश्चन घर के लिए। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? यह बात आप मुझे ऑफलाइन मेरे दोस्तों कमेंट करके बताओगे। जिसको भी आंसर पता हो वो कमेंट करके बताए। एक एक्स्ट्रा क्लास में लगाने की जो सोच रहा था वो बहुत जल्दी दोस्तों आपके सामने हो गई, बस ये रिदम थोड़ा बनाना पड़ता है। ठीक है, मैराथन वगैरह आप लोगों को चाहिए, सब कुछ अवेलेबल होगा, बस परेशान मत होइए बहुत जल्दी। तो ये आपका सेशन है, एक बार सभी लोग मिलकर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मिलके एक बार कर लें। मॉर्निंग में ऑन टाइम पर 5 बजे करंट अफेयर क्लास होगी, ध्यान रखना। कल वाली जो क्लास आप लोगों ने मेरे साथ दोस्तों कवर की थी, उस क्लास की जब हम लोग कमेंट की बात करते हैं, कल वाली क्लास दोस्तों कहां पे है? ये अभी मैंने सेशन किया है, एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है फेज 12 का, ये देख लेना जाकर सभी लोग मिलके, ताकि सिलेक्शन की अप्रोच कैसी, क्यों क्या कैसे, सब कुछ आपको पता चल जाए। कल की स्टैटिक क्लास दोस्तों आपके सामने है, इसमें भी मैंने आपको एक घर के लिए क्वेश्चन दिया था। ठीक है, और इसमें टॉप 3 स्टूडेंट कौन से हैं आंसर देने वाले, एक बार उनका नाम देख लेते हैं और आगे चलते हैं फिर। ठीक है, उनका नाम है, आज वैसे मैंने रिवीजन करवा दिया था, कल वाला अंतिम क्वेश्चन कल स्टार्ट कर देंगे डिटेल के साथ। ठीक है सर, तैयारी कैसे करें? ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना? सब कुछ पढ़ने के बाद यही क्वेश्चन तो रह गया था। रिंकी गौतम जी कह रही हैं आंसर ऑफ द डे तत्बोधनी, बिल्कुल। विक्रमजीत तत्बोधनी सभा की स्थापना से देवेंद्रनाथ ठाकुर और विक्रमजीत जी का सही आंसर है। आंसर की 6 अक्टूबर 1839 में स्थापना हुई थी, तत्बोधनी थी। बाद में इसका नाम वगैरह दोस्तों बदला गया था, धार्मिक उद्देश्यों पर आधारित था, वगैरह वगैरह जो भी था। कल डिटेल में हम लोग इसको पढ़ लेंगे। तो ये आपके बाकी कमेंट है जो लोगों ने दी थी, आप भी ऑफलाइन कमेंट करके टॉप 3 में दोस्तों आ सकते हो, वो डिटेल के साथ में। ठीक है, ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन दोस्तों कवर हो गया है। कैसा लगा सेशन ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऑफलाइन कमेंट करके आंसर क्वेश्चन का जरूर दीजिएगा। फिलहाल में सेशन को ऑफ करते हैं, और खुद के ऊपर ट्रस्ट बना के चलो कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो अब आपको आगे जाने से रोक दे। क्लियर है? ऑफ करते हैं। 2 क्लासेस आपके चैनल पर चलती हैं। ठीक है, 2 क्लासेस डेली आपके चैनल पर चलती हैं, और उन क्लासेस के नाम एक है, 2 क्लासेस के नाम है आपके। एक क्लास आपकी चलती है मॉर्निंग में सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स की, एक क्लास चलती है डेली शाम को 8 बजे स्टैटिक जीके की। ऑफ करते हैं, मिलते हैं ऑन टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। श्रेष्ठ सैनी जी, ओके।